हेलो क्लास, दिस इज निधि एंड आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। मतलब ऐसा वर्ल्ड जो किससे भरा हुआ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। हम कह सकते हैं लाइफ से भरे हुए वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। अब ये टर्म लिविंग, लाइफ, ये सबको हम बचपन से यूज तो करते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी हम में से किसी ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है? ठीक है, तो देखते हैं कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लाइफ को या लिविंग को। तो लाइफ क्या होती है? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स organization of molecules expressing itself through chemical reactions that leads to growth, development, reproduction, etc. कि जो लाइफ है वो यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? मॉलिक्यूल्स की। उन मॉलिक्यूल्स की जो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस के साथ में। एंड ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं ये किसको लीड कर रहे हैं? ग्रोथ को, डेवलपमेंट को एंड रिप्रोडक्शन को। कि जो हमारी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। किसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है? मॉलिक्यूल्स की। कि बहुत सारे मॉलिक्यूल एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड जो क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन को शो करके। एंड इन केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है? इन केमिकल रिएक्शन से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन हो रही है। तो ये होती है हमारी लाइफ। और जो ऑब्जेक्ट खुद से ही रिप्रोडक्शन को, डेवलपमेंट को, कॉन्शियसनेस को, ग्रोथ को एग्जिबिट करता है, वो क्या कहलाता है? लिविंग बीइंग कहलाता है। ठीक है, तो लिविंग बीइंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, हम लिख सकते हैं विच बाय इटसेल्फ exhibit reproduction, growth, responsiveness, development, etc. is called लिविंग बीइंग। कि वो ऑब्जेक्ट जो अपने आप से इन सारे प्रोसेसेस को एग्जिबिट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिविंग बीइंग कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग।
तो लिविंग बीइंग बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है, जिसमें से कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। इसमें पहली आ जाती है ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज एन irreversible change in mass of cell, tissue and organism and its part। उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल चेंज है, जो क्या हो रहा है, किस में चेंज आ रहा है? मास में। एंड किसके मास में? सेल के मास में, टिश्यू के मास में, या फिर पूरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के मास में। ठीक है, कि मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका सेल ग्रो कर चुका है, वो वापस तो छोटा नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। इंक्रीज इन मास and number of cell is the, हम लिख सकते हैं, are the twin characteristics of growth। ठीक है, ये जो मास का इंक्रीज होना है एंड नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना है, वो दोनों क्या होते हैं? ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अब ग्रोथ क्या होती है तो आपने पढ़ लिया, लेकिन ग्रोथ होती किस वजह से है? ठीक है, जो ग्रोथ है occurs by formation of two types of substances। कि ग्रोथ दो टाइप के सब्सटेंसेस के बनने की वजह से होती है। कौन से सब्सटेंसेस की बनने की वजह से? प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस एंड एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्म तो आपने सबने पढ़ा होगा कि कोई भी सेल होता है, इस सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पूरा स्पेस है, ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म भी आता है एंड न्यूक्लियस भी इंक्लूड होता है। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं? न्यूक्लियस एंड सेल का कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? उसके साथ साथ ये क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस क्या हो गए? दे आर लिविंग एंड आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। भूलना मत, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये टोटल मिला के क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म बनाता है। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस जो सेल बनाता है, लेकिन ये सेल का कंपोनेंट नहीं होते, ये टिश्यू का कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? दे आर नॉन लिविंग एंड आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ टिश्यू। इन दोनों सब्सटेंसेस के बनने की वजह से क्या होती है? ग्रोथ होती है, दैट इज मास का इंक्रीज होता है। क्लियर है? एक टर्म मेटाबॉलिज्म तो आप सबने सुना होगा। ठीक है, क्या होती है मेटाबॉलिज्म? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ओकर होते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सारे केमिकल रिएक्शन का जो सम टोटल होता है वो क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है।
इसको हम फर्दर पढ़ेंगे अभी। तो क्या बताया मैंने, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ये होती है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन occurring in body। अब मेटाबॉलिज्म दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं, एनाबॉलिज्म में चीजें बनती हैं। जैसे मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कैटाबॉलिज्म है। फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे फूड बन रहा है तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, एंड यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल पता है मैंने, आप फोटोसिंथेसिस ले सकते हो, एंड यहाँ पे रेस्पिरेशन आ जाता है। अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनाबॉलिज्म ज़्यादा होती है कैटाबॉलिज्म से, तो उसके अंदर ग्रोथ होती है कि चीज़ें बन ज़्यादा रही हैं एंड टूट कम रही है, तो क्या होगी, ग्रोथ। अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के इक्वल आ गई है तो वहाँ पे नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर एनाबॉलिज्म कम हो गई है कैटाबॉलिज्म से, हम कह सकते हैं कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गई है एनाबॉलिज्म से, तो वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाती है, डी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं एनिमल और प्लांट्स की बात करूं तो इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, सेल का नंबर इंक्रीज होता है एंड वो क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा आ गया, बैक्टीरिया आ गया, इनके अंदर जो सेल डिवीजन है वो रिप्रोडक्शन को भी लीड करती है एंड ग्रोथ को भी लीड कर रही है। इसका मतलब वहाँ पे जो सेल का डिवाइड होना है वो ग्रोथ को भी लीड कर रहा है एंड रिप्रोडक्शन को भी लीड कर रहा है। इसका मतलब उन ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सिनोनियम्स होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या बताया मैंने आपको कि इन प्लांट्स एंड एनिमल्स increase in number of cell leads to growth। लेकिन but in unicellular organism like amoeba, बैक्टीरिया, इनके अंदर सेल डिवीजन लीड्स टू बोथ ग्रोथ as well as reproduction। That is, in such organisms growth and reproduction are ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं माउंटेन्स की, वो भी तो ग्रो करते हैं कि जो माउंटेन है उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, उनका मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। या मैं सैंड की हीप की बात कर लूँ डेजर्ट के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे विंड आती है तो सैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है
एंड जहाँ सैंड का हीप नहीं होता वहाँ सैंड का हीप क्रिएट हो जाता है। तो ग्रोथ तो एक तरीके से वो भी हो रही है, ठीक है, माना एक्सटर्नली हो रही है लेकिन ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं ओनली ग्रोथ की बात करूं तो मैं ग्रोथ को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह यूज नहीं कर सकती लाइफ को डिफाइन करने के लिए, कि खाली ग्रोथ को मैं यूज करके लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं जैसे माउंटेन्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्लियर है इतना? ग्रोथ कैन नॉट बी यूज्ड as defining characteristic of living organisms as non-living organisms like mountains ग्रो। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि क्या हम रिप्रोडक्शन को यूज कर सकते हैं ऐसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक एग्जांपल मैंने अभी लिया था अमीबा का, ठीक है। वैसे आप रिप्रोडक्शन के टाइप तो पहले पढ़ के आ चुके हो क्लास 10th के अंदर, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल होते हैं। एसेक्सुअल में आपने पढ़े थे कि स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है, प्लेनेरिया रीजनरेशन से करता है, हाइड्रा बडिंग से करता है। तो बहुत सारे एसेक्सुअल मोड पढ़े थे आपने हमारे रिप्रोडक्शन के। अब अगर मैं अमीबा या बैक्टीरिया की बात करूँ तो अगेन वहाँ पे मैंने बताया कि सेल डिवीजन ही सेल ग्रोथ को भी लीड करती है एंड रिप्रोडक्शन को भी लीड करती है, ठीक है। मतलब ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे जो सेल डिवाइड कर रहा है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर वहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। माना रिप्रोडक्शन किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होती, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे वर्कर्स भी जो क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो लिविंग है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसका मतलब हम रिप्रोडक्शन को ऐसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक यूज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर एक्सेप्शंस जो लिविंग हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो मैंने क्या बोला, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स growth and reproduction are mutually linked. ठीक है। It cannot be used as defining characteristic of living being as there are organisms which are living but do not reproduce. Example, वर्कर बी। ये कैरेक्टरिस्टिक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कहीं ये सोचो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट दे आर नॉट द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कि खाली हम रिप्रोडक्शन को यूज़ नहीं कर सकते डिफाइन करने के लिए, कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं जो क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं।
आ गया समझ में, या फिर जो ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या होती है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म। तो मैंने मेटाबॉलिज्म अभी बताया था, इट इज द सम टोटल ऑफ all the chemical reactions occurring in living organism by specific interaction between molecule, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उससे क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन लीड करते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होते कहाँ हैं, इन द इंटीरियर ऑफ सेल। ठीक है, टाइप्स मैंने आपको पढ़ाई दी है इसके, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अब मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, चीज़ें टूटती हैं या चीज़ें बनती हैं एंड मैटर या एनर्जी का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में, कि हम एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें उठाते हैं एंड कुछ चीज़ें रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी मेटाबॉलिज्म। अब बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कैरी आउट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फूड का ब्रेकडाउन है वो हम किसी ना किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कैरी आउट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, बट स्टिल उनको टेस्ट ट्यूब के अंदर कैरी आउट करवाया जा सकता है। अब जो केमिकल रिएक्शन वहाँ हो रहे हैं वो ना तो लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है, बट दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शन। लिविंग रिएक्शन का मतलब है कि वो रिएक्शन जो लिविंग बॉडीज के अंदर होकर होते हैं। आ गया समझ में? तो हम मेटाबॉलिज्म को ऐसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि माना टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हो रहा है बट वो रिएक्शन है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो रिएक्शन नहीं है ना। तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो इट कैन बी यूज्ड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। एंड ये चीज याद रखना कि द रिएक्शंस carried out in test tube are non-living but are living reaction। वो रिएक्शन लिविंग नहीं है बट हाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिबिट होने वाला रिएक्शन जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेलुलर स्ट्रक्चर। अब सेलुलर स्ट्रक्चर को तो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसको तो हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर ही सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हैं जो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड as defining characteristic of living being। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कॉन्शियसनेस। आपको पता है चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है
चाहे वो यूकैरियोटिक है, वो सेल्फ अवेयर होता है, ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है, चाहे वो यूकैरियोटिक है, वो क्या है, सेल्फ अवेयर है एंड अपने एनवायरनमेंट को रिस्पोंड करता है कि एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुली आएगा वो उसको रिस्पोंड करेगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। तो इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होगा वो क्या होगा, कॉन्शियस होगा, एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुली आएगा उसको रिस्पोंड करेगा। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो जनरेट नहीं कर सकता रिस्पॉन्स को, जैसे हम डोर की बात कर सकते हैं, अब डोर को आप हिट करोगे चाहे कुछ भी करोगे वो कोई रिस्पॉन्स जनरेट तो नहीं करेगा ना इन रिटर्न। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स वेदर बी प्रोकैरियोटिक or eukaryotic are aware and respond to their environment. So इसको हम therefore it can be used as defining characteristic of living organism. अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम कि जो पर्सन कोमा में होता है वो तो कॉन्शियस नहीं होता, ना ही वो रिस्पोंड करता है एनवायरनमेंट के, तो वो क्या है, वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। वो पर्सन कुछ टाइम पीरियड के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर देता है, मतलब अपनी इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को वो लूज कर देता है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है, सिर्फ इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या कर देता है, वो लूज कर देता है। या तो ऐसा होगा वो कोमा से बाहर आ जाएगा, अगेन कॉन्शियस हो जाएगा एंड लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करेगा, एंड या फिर वो बिल्कुल ही मर जाएगा। आ गया समझ में। तो ये थी हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें से मेटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड कॉन्शियसनेस तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह यूज नहीं कर सकते। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं। वहाँ जाती है हमारी मूवमेंट, अडेप्टेशन, लाइफ स्पैन, होम्योस्टेसिस, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पोसेस करते हैं, ठीक है। अब तो लिविंग बीइंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग बीइंग आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, organized, evoluting systems with consciousness to environment, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिविंग बीइंग की डेफिनेशन कि लिविंग बीइंग सेल्फ रेप्लिकेट करने वाले, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने वाले, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहने वाले, इवोल्यूशन शो करने वाले सिस्टम्स होते हैं जो एनवायरनमेंट से क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो इसी के साथ हमारी लिविंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग खत्म होती है। कल हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।